Hello and welcome, dear students. This is lecture number 15 of science, or we can say lecture number 4 or 5 of chemistry, right? In this lecture, I'll be discussing your most important topic, that is chemical equation and its types. आज हमें ये पढ़ना है chemical equation and its types, right? अभी तक साइंस के 14 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें जो पहले 10 लेक्चर्स है उसमें हमने फिज़िक्स कंप्लीट की, और जो 11th लेक्चर है वहाँ पे हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की हमने 11th लेक्चर से। जो 11th लेक्चर है वहाँ पे हमने पहले लेक्चर में बेसिक्स कंप्लीट किया केमिस्ट्री का, राइट। और जो 12th 13th एंड 14th लेक्चर है उसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंप्लीट किया, और आज है 14th लेक्चर, ठीक है। मैं चाहूँगा इसी लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, जो है केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स, राइट। देखिए, जो ये टॉपिक है यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है लगभग 8 पेजेस में, लेकिन मैंने सारी जो एनसीईआरटी का जितना भी वहाँ पे मेन पॉइंट्स जो वहाँ थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे मैंने कलेक्ट करके इस पीडीएफ में मेंशन किया है सारा कुछ। ये पीडीएफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पे 2 पेजेस की पीडीएफ है। बिलीव मी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी स्टैंडर्ड बुक में है या कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में आती है, ठीक है, वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जा सकते हो। जो वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अभी तक हमने जो 14 लेक्चर्स कंप्लीट किए वो हमने किए लगभग 7 आवर्स में, राइट। 7 घंटे में मैंने अभी तक 90% फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप जा सकते हो, आप देख सकते हो। इन 7 आवर्स को आप रिवाइज़ कीजिएगा 2 बार। अगर रिवाइज़ हो जाएगा तो बिलीव मी, साइंस का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स आज हमें पढ़ना है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को देखते हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये लेक्चर्स की जो यहाँ पे मैंने लेक्चर्स को वेरी कॉन्साइज वे में बनाया है उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। आज हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पे हमें पहले पढ़ना है चेंज इन आवर एवरीडे लाइव्स। देखिए, जो हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जितने भी चेंजेस होती है, ठीक है, जितने भी चेंजेस होती है, प्रोसेसेस होती है, या हम बताएंगे चेंजेस या हम बताएंगे प्रोसेसेस। सर कौन सी चेंजेस, राइट। कुकिंग ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारी क्या है, ये है चेंजेस। लेकिन केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमें देखना होता है ये चेंज फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है। समझ में आई बात? क्या मैंने बताया, जो हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जितने भी चेंजेस होती है हमें केमिस्ट्री में देखना होता है। मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उन चेंजेस का कौन सा नेचर है, क्या वो फिज़िकल चेंज है। यहाँ पे नेचर नहीं बताएंगे, हमें देखना होता है मतलब वो चेंजेस क्या है, क्या वो फिज़िकल चेंज है या वो केमिकल चेंज है, ठीक है, ये हमें देखना होता है, ठीक है। ये है कुछ प्रोसेसेस जो कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे रखी है। बाकी चेंजेस भी होंगी जो आपको पहचाननी होगी, कौन सी फिज़िकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है। पहले हम समझेंगे फिज़िकल चेंज क्या होती है। देखिए, ये है कोई सब्सटेंस ए, इसको मैंने कन्वर्ट कराया बी में, राइट। देखिए समझ आना, ये था पहले ए, इसको मैंने कन्वर्ट कराया बी में, ठीक है। तो फिर समहाउ जैसे भी करा, हीट से, टेम्परेचर से, व्हाटएवर, और बी को मैं इजीली फिर कन्वर्ट करता हूँ ए में। देखिए, पहले ए हुआ, ये था पहले ओरिजिनल स्टेट में ए, इसको मैंने कन्वर्ट किया बी में, राइट। तो बी को मैंने कुछ कंडीशंस देके उसको मैंने वापस ए में कन्वर्ट किया। ऐसी चेंज को बोला जाता है फिज़िकल चेंज, राइट। ऐसी चेंज को बोला जाता है फिज़िकल चेंज। कोई चेंज जहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल हो, मतलब जहाँ पे चेंज रिवर्स हो। देखिए, ए से बी तक गया था, चेंज हुआ था, लेकिन इस चेंज को मैं रिवर्स कर सकता हूँ। रिवर्स मीन्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसकी रियल एग्जांपल लूँगा। देखिए, क्या वाटर है, राइट। वाटर इन अ लिक्विड स्टेट, यहाँ पे मैंने कंटेनर में वाटर रखा, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इसको मैंने हीट दिया, तो ये वाटर क्या बना यहाँ पे, वाटर के यहाँ पे बने वेपर्स,
वेपर्स मीन्स गैसियस फॉर्म में वाटर गया। पहले किस फॉर्म में था वाटर, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, अब किस में आया, गैसियस फॉर्म में। देखिए वाटर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ लिक्विड से गैस, ठीक है। लेकिन इस गैस को मैंने यहाँ पे क्या दिया, कूल डाउन किया, कूल डाउन किया या कंडेंस किया। जब मैंने कंडेंस किया तो वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में वापस आ गया, ठीक है, वापस आ गया अपनी लिक्विड स्टेट में। ऐसी चेंज को बोला जाता है फिजिकल चेंज, या हम इसको बताएंगे रिवर्सिबल चेंज। क्यों रिवर्सिबल चेंज, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। आई ना बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये मैंने आपको दिखाया क्या, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट में वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। वेपर्स को फिर से मैंने कूल डाउन किया, कंडेंस किया, तो वापस हुए वो वेपर्स किस में कन्वर्ट, लिक्विड में। आई बात समझ में, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये है एक एग्जांपल, मींस बॉइलिंग ऑफ वाटर। कौन सी चेंज है, ये है केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज। अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करेंगे, देखिए ये है आइस, कोई आइस का क्यूब है, आइस है जो मैंने रेफ्रिजरेटर से जस्ट निकाला, ठीक है। जब मैंने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर, इसको लगता है रूम का टेम्परेचर, तो ये मेल्ट होता है, ठीक है, मेल्ट होता है, मेल्ट होता है। यही वाटर, वाटर मेल्ट हो गया। पहले किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, फिर किस में आया, लिक्विड स्टेट में। देखिए जब यहाँ पे मैं फिर से इसको सब ज़ीरो का टेम्परेचर दूँ तो ये वापस आता है किस में, सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब है यहाँ पे एक रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस है, ठीक है। या हम बताएंगे ये रिवर्सिबल चेंज हो रही है, या मैं बताऊंगा फिजिकल चेंज हो रही है। समझ में आई ना बात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बात करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की। देखिए ये है मेरे पास रॉ फ्रूट, कच्चा कच्चा आम या कच्चा कोई फ्रूट है, ठीक है, रॉ फ्रूट। तो ये राइप हो गया, ठीक है, पक गया ये फ्रूट। क्या ये जो एक बार ये पक गया, क्या मैं इसको वापस रॉ फॉर्म में ला सकता हूँ, नहीं। इसका मतलब है ये है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है, केमिकल चेंज में रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात। केमिकल चेंज को हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल चेंजेस भी, और फिजिकल चेंज को हम बता सकते हैं, सॉरी केमिकल चेंजेस को बता सकते हैं हम इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस कौन, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, और फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट है ये। या अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे, आयरन को एक बार रस्ट लगी, मतलब आयरन कन्वर्ट हो गया रस्ट में, ठीक है। उस रस्ट से हम वापस आयरन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो इसका मतलब है रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अभी हम आते हैं कुकिंग ऑफ फूड पे। कुकिंग ऑफ फूड क्या है, देखिए ये है रॉ फूड। इसको मैंने, रॉ फूड था यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने कहाँ पे रखा, यहाँ पे। तो आफ्टर सम टाइम हीट दी तो ये कुक हो गया, मतलब डिश को ही मैंने बनाया। क्या मैं उस डिश को वापस रॉ फॉर्म में ला सकता हूँ, नहीं। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, राइट। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं है। समझ में आई बात, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए हर कोई चेंज हमने अभी तक देखी, आधी थी केमिकल, आधी थी फिजिकल, लेकिन जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यहाँ पे दोनों चेंज देखने को मिलती है। देखिए यह है कैंडल, राइट। इसको मैंने बर्न किया। चलिए कैंडल को, हाँ, इसको मैं बर्न करता हूँ, इसको मैं बर्न करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कैंडल को बर्न किया। यहाँ पे क्या है, समझ आना इस बात को। ये जो जब इस वैक्स को यहाँ पे हीट लगती है तो ये वैक्स यहाँ पे फ्लो होता है। पहले वैक्स किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट में, हार्ड फॉर्म में। लेकिन जब इसको यहाँ पे टेम्परेचर लगा तो ये किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बताएंगे, इस वाले पोर्शन को हम बताएंगे ये है फिजिकल चेंज। वाई फिजिकल चेंज, क्योंकि जो ये यहाँ पे मोल्टन वैक्स है, इसको मैं ईजिली फिर से सॉलिड वैक्स बना सकता हूँ, ठीक है, बाय गिविंग टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर, ठीक है, या वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिर बनता है सॉलिड वैक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन है यहाँ पे फिजिकल चेंज, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ये वैक्स यहाँ पे जल भी रहा है, थोड़ा यहाँ पे फ्लो भी होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जलता भी है। लगभग 80% तो वहाँ पे वैक्स बर्न होता है। देखिए ये है वैक्स। यहाँ पे जब वैक्स जला, जब वैक्स की यहाँ पे बर्निंग हुई तो वैक्स से यहाँ पे क्या बना, कुछ गैसेस बनी।
गैस आपको याद नहीं रखने, पर्टिकुलर गैसेस क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 वहाँ से निकलता है, और निकलता है कुछ वाटर वेपर्स भी, ठीक है। जब क्या वैक्स बर्न होता है तो ये प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। देखिए वैक्स से मुझे क्या बना, सेकंड केस में वैक्स से मुझे बना गैसेस। क्या मैं इन गैसेस से वापस वैक्स बना सकता हूँ? नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज है। इसका मतलब है कैंडल के केस में दोनों चेंजेस देखने को मिलती है, फिजिकल चेंज भी, केमिकल चेंज भी, राइट। आई ना बात समझ में? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में आएगा बर्निंग ऑफ कैंडल इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बोथ ए एंड बी वहाँ पे आंसर है। लेकिन अगर बोथ का आंसर नहीं दिया होगा तो आपको लिखना है वहाँ पे केमिकल चेंज, राइट। क्योंकि 80% जो वहाँ पे चेंज होती है दैट इज़ केमिकल चेंज, 20% होती है वहाँ पे फिजिकल चेंज। आई बात समझ में? अगर ऑप्शन में बोथ नहीं दिया होगा तब आपको लगाना है केमिकल चेंज, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया होगा बोथ ए एंड बी तो आपको लिखना है बोथ ए एंड बी। समझ में आई बात? तो ये है केमिकल चेंजेस। अभी तक हमने क्या जाना, केमिकल चेंजेस होती है दो तरह की, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, राइट। लेकिन किसी प्रोसेस में दोनों चेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल में। समझ में आई बात? इवोपरेशन क्या है? देखिए एक होता है बॉइलिंग, दूसरा होता है इवोपरेशन। बॉइलिंग किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जैसे अगर हम देखते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। जब पूरा वाटर वेपर्स में चला जाता है, ठीक है, जब उसका 100 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे होता है। लेकिन जो इवोपरेशन है, इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होती है बिलो इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। इवोपरेशन 25 डिग्री पे भी होती है, 30 डिग्री पे भी होती है, 45 डिग्री पे भी होती है। ये वेरी करता है, यही डिफरेंस है यहाँ पे इवोपरेशन और बॉइलिंग में। लेकिन प्रोसेस तो सेम है, दोनों प्रोसेस में लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में। लेकिन बॉइलिंग के केस में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और इवोपरेशन के केस में टेम्परेचर वेरी करता है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे इवोपरेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ तक तो सारा कंप्लीट है। अब हमें देखना है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया चेंजेस दो तरह की, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में ऐसा क्या है जहाँ पे रिवर्सिबिलिटी, ये जो चेंज रिवर्सिबल नहीं होती है। देखिए इन केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज में एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज में एक केमिकल रिएक्शन होती है, समझ आना इस बात को, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, कहाँ पे? केमिकल चेंज में। ये केमिकल रिएक्शन है क्या? देखिए इट्स अ प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मड। देखिए कि मैं आपको समझाता हूँ ऐसे, कैंडल से मैं आपको समझाऊंगा, यही कैंडल से। कैंडल का जो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होती है। यहाँ पे वैक्स से बनता है, मैंने आपको अभी समझाया, वैक्स से बनता है गैसेस, राइट। कौन से गैसेस वो इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से, लेकिन गैस तो बनते हैं, हमें पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, राइट। यहाँ पे वैक्स से बना हमें गैसेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ये इसको मैं बोलता हूँ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो ये गैसेस मुझे यहाँ पे बने, इनकी न्यू प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये गैस यहाँ पे न्यू सबस्टेंस बना, कहाँ से बना? वैक्स से बना, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा पूरे में ये है केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू सबस्टेंस बना और इसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ है। देखिए गैस की अलग प्रॉपर्टी है और वैक्स की अलग प्रॉपर्टी होती है, यही होती है एक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो सबस्टेंस बनता है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। समझ में आई बात? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर यहाँ पे था ये सिर्फ कार्बन, वैक्स बना है कार्बन का, मतलब कार्बन एलिमेंट का, अभी मैं रखता हूँ कार्बन एलिमेंट का। लेकिन जब ये रिएक्ट कर गया तो यहाँ पे मुझे बना CO, यहाँ पे मुझे बना CO2, यहाँ पे मुझे बना H2O, राइट। तो कार्बन से मुझे कितने बने? ठीक है, समझ में आई? क्योंकि वैक्स के पास यहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया केमिकल रिएक्शन किसको बनता है। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? नया सबस्टेंस बनता है, नया सबस्टेंस की नई प्रॉपर्टीज़ बनती है। आई बात समझ में? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन के साथ बनाता है वाटर, वाटर क्या है यहाँ पे? न्यू सबस्टेंस, ये है केमिकल रिएक्शन। सोडियम क्लोरीन मिला तो यहाँ पे क्या बना? सोडियम क्लोराइड, ये है न्यू सबस्टेंस, ठीक है। समझ में आई बात? इन दोनों को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया सबस्टेंस बना, नया सबस्टेंस जब बनता है, ठीक है, उसको हम बताएंगे ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। उस नए सबस्टेंस की नई प्रॉपर्टी होती है, न्यू प्रॉपर्टी होती है। समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब है यहाँ पे, देखिए जब केमिकल रिएक्शन होती है, इसको अब मैं ऑन पेपर कैसे शो करूं? देखिए मुझे पेपर पे शो करनी है, मैं थोड़ी ना मतलब वो ऑक्सीजन लाऊं, वो हाइड्रोजन लाऊं, ठीक है। देखिए ऑन पेपर में लिखता हूं जो मिलते हैं पहले
ऐसे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, इनको मैंने कहाँ पे रखा, ये है एरो के लेफ्ट साइड में मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रखा। इसका मतलब है ये पहले मिलते हैं, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। जो एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और जो नया सबस्टेंस बनता है उसको हम बताते हैं प्रोडक्ट। जो मिलते हैं उनको बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। और जो एरो के राइट साइड में है उनको बोला जाता है न्यू सबस्टेंस, या हम इनको बताएंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैं हमेशा शो करूँगा राइट साइड में। ये केमिस्ट्री का रूल है, ये बोलता है कि ऑन द पेपर शो करना है प्रोडक्ट को राइट साइड में और रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में, ठीक है। समझ में आई बात, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इन केस ऑफ दिस वाटर एंड सोडियम क्लोराइड इज न्यू सबस्टेंस, यहाँ पे हम क्या इसको बताते हैं, न्यू सबस्टेंस को प्रोडक्ट, राइट। इनको हम राइट साइड में रखते हैं और जो लेफ्ट साइड में है इनको हम बताएंगे रिएक्टेंट। समझ में आई बात, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, क्योंकि इनको हमने रखा है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। लेफ़्ट साइड में इनको हमने रखा है, ये है रिएक्टेंट्स। आर से यहाँ पे हो गया, राइट नहीं, ठीक है। इनको हमने यहाँ पे रखा है, ये हाँ ये है रिएक्टेंट्स। इनको हमने रखा है एरो के लेफ़्ट साइड में। और ये है आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इनको हमने रखा है एरो के राइट साइड में। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। देखिए अभी तक जो मैंने आयरन, ये मैंने आयरन लिखा IRON, देखिए आई लेटर IRON, इन लेटर से मिलके मैंने एक वर्ड बनाया। मैंने सब यहाँ पे केमिकल्स के वर्ड्स लिखे, वर्ड्स, ठीक है। देखिए समझ आना इस बात का, वर्ड्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड का वर्ड, ठीक है। आयरन यहाँ पे 2 वर्ड्स है, यहाँ पे 1 वर्ड है। इसका मतलब है वर्ड्स को मैंने यहाँ पे मैंने रिएक्शन को वर्ड्स में एक्सप्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया इन वर्ड्स। अगर मैं इन वर्ड्स को कन्वर्ट करूँ अब किस में, केमिकल इक्वेशन में, मैं क्या लिखूँ, इनकी सिंबल्स या इनकी फार्मूलाज। देखिए जैसे हाइड्रोजन है वर्ड, ऑक्सीजन है वर्ड, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मुझे क्या मिला, वाटर, ठीक है। इसका मतलब है 2 रिएक्टेंट्स मिले तो यहाँ पे मिला मुझे वाटर। समझ में आई बात। देखिए हाइड्रोजन का क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन का यहाँ पे है H2O मीन्स हाइड्रोजन की फार्मूला। हाइड्रोजन गैस की फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन गैस की फार्मूला है H2। और H क्या है, ओनली H, ये है हाइड्रोजन का एटम। जब 2 एटम्स मिलते हैं तो मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहाँ पे ये है ऑक्सीजन गैस, इसको मैं लिखता हूँ O2, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम मिलता है तो ये बनाता है यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो वो गैस बनाता है, राइट। तो यहाँ पे मिला वाटर। तो इसका मतलब है वर्ड इक्वेशन को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस में, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस में इनकी सिंबल्स और फार्मूलाज हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्पल दी होगी तो आपको देखनी है कौन सी फिजिकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है केमिकल रिएक्शन में नया सबस्टेंस बनता है और उस नए सबस्टेंस की नई प्रॉपर्टी होती है, ये पहली बात है। और जो हमने अभी तक सीखा, केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट्स को मेंशन करते हैं और राइट साइड में हम प्रोडक्ट्स को मेंशन करते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन याद नहीं रखनी है, कोई अभी तक जो मैंने रिएक्शंस लिखी है कोई याद नहीं रखनी है। जो रिएक्शन मैं आपको बताऊँगा वही आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब है यहाँ पे बैलेंसिंग द रिएक्शन। देखिए बैलेंसिंग द रिएक्शन मीन्स ये क्या है, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक्चुअली जब मेरे टीचर्स ने मुझे 10th में पढ़ाई थी बैलेंस ऑफ द रिएक्शन, उस टाइम पे मुझे नहीं आती थी बैलेंसिंग द रिएक्शन। एक्चुअली उनको उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था कि उनको पढ़ाना आता था, राइट। तो द थिंग इज़ दिस, मैं आपको पढ़ाऊँगा ईजी वे में। देखिए क्या, ये है Na, राइट। ये है एक Na का एटम, ये है यहाँ पे Cl2, मतलब यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है क्लोरीन, समझ आना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक सोडियम का एटम और यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम। इसका मतलब है जो ये यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं, 3 ने रिएक्ट कराया तो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में मुझे कितने मिले, मुझे 2 ही मिले, सोडियम और क्लोरीन। ये Cl है एक ही, समझ आना इस बात को। सोडियम है, Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोरीन। इसका मतलब है यहाँ से तो एक क्लोरीन गायब है,
एक्चुअली गायब नहीं है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। देखिए मुझे लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस मुझे क्या बोलता है, वो बोलता है मुझे जितना वज़न जितना मैस होता है रिएक्टेंट साइड में उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। समझ आना इस बात को। अगर रिएक्टेंट साइड में अगर इसका मैस है 1 kg सोडियम का, सपोज होता नहीं है 1 kg, मैं बोल रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। देखिए इसका है 2 kg क्लोरीन का मास यहाँ पे, और इसका होना चाहिए, देखो मिल के इनका मैस कितना है यहाँ पे 3 kg, ठीक है 3 kg। तो प्रोडक्ट का मैस मुझे यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 kg ही। ये मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस बोलता है। वो बोलता है जितना जितना रिएक्टेंट्स का मैस होगा उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट का। ये मुझे बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। समझ में आई बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस किसने दिया, ये दिया एंटोनी लेविजियर ने। ये मैंने लिखा ना यहाँ पे, जगह नहीं थी इसीलिए ऐसे वर्टिकली लिखा। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ गाइस, वीडियो को सभी लाइक करना प्लीज़। और यहाँ पे जो ये है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये क्या बोलता है जितना वज़न होगा रिएक्टेंट्स का उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में भी। ठीक है, ये किसने बताया था, एंटोनी लेविजियर ने। ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एंटोनी लेविजियर। एंटोनी लेविजियर आपने सुना होगा, हाँ वही फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखिए ये जो है यहाँ पे है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं इसको बैलेंस करता हूँ। बैलेंस क्या करता हूँ, देखिए अब मैं थोड़ी ना मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पे उसका मैस मेजर कर सकता हूँ, नहीं ऑन पेपर, या मैं कैसे यहाँ पे ऑन पेपर इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे कराऊंगा, फॉलो कराऊंगा। देखिए क्या मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गिनता हूँ एटम्स। एटम्स कितने हैं 2, यहाँ पे एटम्स कितने हैं 2, और यहाँ पे एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, 3। समझ में आई बात। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन है 1। होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहले करता हूँ, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ यहाँ पे मैंने 2 किया, मतलब H2O। इसका मतलब है देखिए अगर ये कंडीशन है H2O मीन्स हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ यहाँ पे आगे H के आगे, इसका मतलब है ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखिए पहले था यहाँ पे, मैं आपको समझिए थोड़ा आप समझ आना, ये है H2O। अगर मैं बताऊँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, आप बताना 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया, पहले लगाया 2, पहले मैं लगा सकता हूँ 2, मतलब मैं कोफिशिएंट लगा सकता हूँ। रूल मुझे बोलता है कोफिशिएंट मैं लगा सकता हूँ नंबरिंग वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, राइट। यहाँ पे जब मैंने 2 लगाया, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दैट इज़ ये 2 और ये 2, 22, दैट इज़ 4। और ऑक्सीजन के मुझे यहाँ पे कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के हैं मुझे यहाँ पे 2 एटम्स। इसका मतलब है ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई है, ऑक्सीजन को भी और हाइड्रोजन को भी। समझ में आई ना बात। देखिए जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया, हाइड्रोजन कितने आए 4, ठीक है 4 आए, ऑक्सीजन कितने आए यहाँ पे 2 आए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे कितने हैं 2। तो इसका मतलब है यहाँ मुझे कितने एटम्स हैं टोटल 6, और यहाँ पे भी मुझे कितने टोटल एटम्स हैं 6। तो इसका मतलब है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट है ये। तो वैसे ही आप क्लोरीन में भी देख सकते हो, सोडियम क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी मैं 2 लगाता हूँ। इसका मतलब है 2 सोडियम एटम, 2 क्लोरीन एटम, और यहाँ पे 2 सोडियम एटम और 2 क्लोरीन एटम। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसका मतलब है इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को यहाँ पे फॉलो किया। देखिए मुझे एक्चुअली यहाँ पे आपको ये नहीं बताना था, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। सर फिर आपने क्यों बताया, क्योंकि ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल बैलेंसिंग द, हम बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे बताना था। यहाँ पे आप फोकस मत कीजिएगा सर मुझे आती है इक्वेशन, नहीं आती है बैलेंस करनी, अगर नहीं भी आएगी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। अब है देखिए मैंने लिखा रिएक्टेंट, इसने बनाया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 2 मिले, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्टेंट देखिए यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ ये है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है वाटर, ये है आयरन, ये है यहाँ पे जिंक क्लोराइड, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको याद रखना है ये रिएक्टेंट्स है,
इस साइड में रिएक्टेंट्स है, इस साइड में प्रोडक्ट्स हैं। देखिए सब अब है यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट्स। ये जो ब्रैकेट में मैंने ऐड किया है कुछ ब्रैकेट्स में, मैं ये ब्रैकेट्स में यहाँ पे G लिखता हूँ, कभी S लिखता हूँ, कभी G लिखता हूँ, कभी L लिखूँगा। देखिए G से हो गया मतलब ये H2 है यहाँ पे, ये है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये है यहाँ पे O2 गैस, ये है यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में। मतलब जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ना उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ किस में, ब्रैकेट्स में। समझ आना इस बात को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एक्वस, ये है यहाँ पे AQ मीन्स एक्वस, ठीक है, एक्वस है यहाँ पे, एक्वस AQUOUS, ठीक है, स्पेलिंग खुद देख लेना। एक्वस मीन्स यहाँ पे HCl के साथ वाटर भी प्रेजेंट है, विद वाटर, ठीक है। जब भी अगर लिखा होगा HCl ब्रैकेट में लिखा होगा एक्वस, तो समझ जाना यहाँ पे HCl के साथ वाटर भी है। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना, लेकिन जिंक क्लोराइड खाली जिंक क्लोराइड नहीं है, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे जो अगर वाटर होगा H2O, ठीक है, वाटर में कभी लूँगा लिक्विड फॉर्म में, कभी मैं वाटर लूँगा गैसेस फॉर्म में, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स को हम इन ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब हम आते हैं, अभी तक कितना हुआ, 26 मिनट्स। चलिए देखिए, अब है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक केमिकल रिएक्शंस की। एक जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शंस है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सर मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का, देखिए हम कैसे जानेंगे। देखिए हमने कुछ मतलब टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कराई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें न्यू सबस्टेंस बना, कहाँ पे हमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म हो गया, कहाँ पे केमिकल चेंज होगी, कहाँ पे फिजिकल चेंज होगी। देखिए केमिकल चेंज में जैसे हमें पता है तो वहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शन, जो अभी हमने पढ़ा ना। एक केमिकल चेंज में होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बनता है नया सबस्टेंस। समझ में आई बात। नया सबस्टेंस बनता है, उसकी नई प्रॉपर्टी होती है। देखिए जब नया सबस्टेंस बनता है स्टेट चेंज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है या लिक्विड से सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। मतलब पहले था सॉलिड में कोई रिएक्टेंट, ये आया लिक्विड में, ठीक है। और क्या होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन कलर होता है केमिकल। जब हम देखते हैं ना केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन कलर भी होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है रिएक्शन के दौरान, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है। ये मैं सारा एक एक एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। देखिए मैंने क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम कैसे देखेंगे ये, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मुझे एक इंडिकेटर का काम करता है, राइट। ये मुझे बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आई बात। देखिए चेंज ऑफ स्टेट देखिए ये है कैंडल में समझ आना इस बात को। ये है कैंडल, यहाँ पे वैक्स बर्न हो गया। वैक्स क्या था यहाँ पे, वैक्स, ठीक है। वैक्स से क्या बना, गैसेस। कौन से गैस से हमें नहीं पता। एक है वैक्स से बना गैसेस। देखिए क्या मैं देखिए यहाँ पे वैक्स की जो स्टेट क्या थी, वो थी सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे गैस मीन्स गैस की स्टेट यहाँ पे सॉलिड से कन्वर्ट हो गया गैस में। तो इसका मतलब है अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आई बात। और इस गैस की प्रॉपर्टी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इट इज रिएक्टेंट। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इन कैंडल वैक्स सॉलिड चेंज इनटू CO2 एंड H2O यहाँ पर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। आप ये नहीं समझना सर वाटर तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, गैस के फॉर्म में, क्योंकि ये वाटर वेपर है यहाँ पे, ना कि लिक्विड। समझ आना इस बात को, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन में जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है लाइक साइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो पर्पल का कलर है, याद नहीं रखना आप, ठीक है, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये है इंपॉर्टेंट। एक केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको याद रखने हैं। चेंज इन स्टेट होती है, चेंज इन कलर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे देखिए चेंज इन कलर हम पढ़ रहे हैं। किसी रिएक्शन में अगर चेंज कलर हो गया तो हम बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आई बात। साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एक जो सोल्यूशन बनता है वो कलरलेस होता है, मतलब इसका यहाँ पे पर्पल कलर गायब होता है। समझ में आई बात। तो चेंज इन कलर हो गया। और एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिए जब मेटल को मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो वहाँ पे लिबरेशन ऑफ
हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। अगर किसी जगह हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है या कोई गैस लिबरेट हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे कौन सी चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन, सॉरी हाँ केमिकल चेंज हो रही है और ये केमिकल रिएक्शन हो रही है अंदर, राइट। वैसे ही आयरन को अगर मैं किसके साथ ट्रेड करता हूँ, किसके साथ ऐड करता हूँ, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। समझ आना इस बात को, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे H2SO4, H2SO4 इसको याद रखना आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एसिड है H2SO4, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। देखिए चेंज इन टेम्परेचर में हमें क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ किसी चेंज में तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो गया। देखिए क्विकलाइम CaO को बोला जाता है क्विकलाइम, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस वाटर, यहाँ पे मुझे बनता है CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्विकलाइम। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दे रखी है, ये है क्विकलाइम, राइट। CaO कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विकलाइम, इसको आपको याद रखना है। इसको आप ना हाथ पे भी लिख के रखिएगा, ठीक है, जब एग्ज़ाम से पहले। और ये है वाटर, ये मुझे क्या देता है, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम की फार्मूला क्या है, CaOH2। देखिए इसमें क्या है, जब हम रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर पहले, ऐसे मैं हाइपोथेटिकली आपको बता देता हूँ, ये 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे स्लैक्ड लाइम का टेम्परेचर था दैट इज़ 40 डिग्री। जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन हो गई, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो हम बता सकते हैं केमिकल चेंज हो रही है। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये एक ही रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा, ये आपको याद नहीं रखनी है, ये वाली रिएक्शंस ये आपको याद नहीं रखनी है। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस का, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट क्या है, दो रिएक्टेंट्स ने मिक्स किया, जो प्रोडक्ट बना, मुझे प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट भी होता है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। सर प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉलिड फॉर्म, एक सॉलिड क्रिस्टल जैसा बनता है, कहाँ पे, प्रोडक्ट के साइड में। इसको मैं बोलता हूँ, ये एक हार्ड मैस बनता है किसमें, प्रोडक्ट की साइड में, इसको मैं बोलता हूँ प्रेसिपिटेट, ठीक है। जब हम, ये है Ki मीन्स 2 टाइम्स Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड, ये है एक रिएक्टेंट। दूसरा है PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसने क्या दिया, इसने दिया पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या दिया, वो है लेड आयोडाइड, ठीक है। लेड आयोडाइड क्या मुझे यहाँ पे बनता है, प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नॉट इम्पॉर्टेंट, याद नहीं रखनी है आपको। समझ में आई अभी तक? तो अभी लेक्चर हुआ हमें 32 मिनट्स का, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको हम कंप्लीट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को ओनली 10 मिनट्स में, तो हो जाएगा आपका जो ये केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स सारा कंप्लीट, और आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट, ठीक है गाइस। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो को लाइक करना ज़रूर। थैंक यू गाइस, थैंक्स वंस अगेन।